हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम के डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के टॉपिक, जिसमें से हमने कर लिए अब तक के 2 टॉपिक पूरे। कौन कौन से किया हमने? पोषण कर लिया और दूसरा हमने कर लिया श्वसन। अब हम कर रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है वहन। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हार्ट के डायग्राम के साथ अब समझेंगे कि कैसे वहन चल रहा है, कौन कौन इसमें क्या क्या काम करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक हमारा? वहन। वैसे हम इस वहन में पढ़ने क्या वाले हैं? हम इस वहन में पढ़ने वाले हैं हमारा हार्ट, यानी कि हमारा हृदय कैसे काम करेगा, हमारा रक्त कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कैसे रक्त चल रहा है, हार्ट तक जा रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है। इन सभी चीज़ों का जवाब हमें मिलेगा इस वीडियो में, जिसके बाद हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वहन। देखिए, हमने कहा कि हमने जैव प्रक्रम का कौन कौन सा टॉपिक कर लिया। हमने जैव प्रक्रम का कर लिया कौन सा टॉपिक? एक कर लिया हमने पाचन। दूसरा टॉपिक हमने कर लिया कौन सा? श्वसन तंत्र। दूसरा हमने कर लिया कौन सा? श्वसन तंत्र। और तीसरा हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? वहन। तो जल्दी से वहन के बारे में पढ़ते हैं कि वहन है क्या। नॉर्मली वहन को बोला क्या जाता है? वहन को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक हो रहा है? इस ट्रांसपोर्टेशन वहन का मतलब है कि रक्त कहाँ तक जाएगा? हमारे हृदय तक जाएगा। रक्त कहाँ जाएगा? हमारे हृदय तक जाएगा। लेकिन इसको लेके कौन जाएगा? इसे लेके जाएगा हमारी रक्त वाहिकाएं। कौन लेके जाएगा? हमारी रक्त वाहिकाएं। तो इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा वहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे रक्त के बारे में कि रक्त क्या है, किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो रक्त एक दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। हमें पता है पीएच स्केल के बारे में, जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 14 तक, यानी कि 14 तक। मिड वाले पार्ट को हमने क्या बोला? 7, यानी कि 7। अगर 7 से कम है तो वो किस प्रकार का है? अम्ल प्रकार का। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो किस प्रकार का है? क्षार प्रकृति का है। तो हमारा अम्ल कैसा है? 7.4 बता रहे हैं। ये कैसा है हमारा अम्ल? 7.4, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम इसे कह सकते हैं, तो ये कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का। लेकिन कैसा क्षारीय है? दुर्बल, थोड़ा सा कम, यानी कि वीक। कितना मान आ गया इसका? 7.4। ये आ गई हमारी रक्त की पीएच। कैसा होगा? हल्का क्षारीय। 7.4 इसकी पीएच बता रहे हैं। अब रक्त का निर्माण किस में होता है? लाल रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में क्या बन जाएगा? रक्त बन जाएगा। समझ गए कि रक्त होएगा वो किस में बनेगा? हमारी हड्डियों के बीच में क्या मिलेगा? अस्थि मज्जा, यानी कि लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होगा? रक्त का निर्माण होगा। लेकिन भ्रूण अवस्था और नवजात में रक्त का जो निर्माण होगा वो किसके अंदर होता है? प्लीहा, यानी कि स्प्लीन में। अगर हमारे अंदर अब बोलें कि रक्त का निर्माण किस में हो रहा है, तो रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है। और अगर बच्चों के अंदर बात करें, जो भ्रूण है या नवजात है, वहां पर रक्त का निर्माण कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा? प्लीहा। ये आ गया हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या पूछा जाएगा कि नवजात या भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण कौन करेगा? तो हमारा उत्तर क्या आएगा? स्प्लीन। अब हमारे अंदर कितना रक्त है सामान्य व्यक्ति में? अब हम जितने भी हेल्दी पर्सन है उसके अंदर कितना रक्त है? तो आंसर क्या आएगा आपका? 5 लीटर। आंसर क्या आएगा? 5 लीटर।
सबसे पहले रक्त की प्रकृति कैसी है, हल्की है, क्षारीय, कितनी 7.4। फिर आएगा किसमें निर्माण होगा, लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन बच्चों में इसका निर्माण किसमें होगा, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। अब कितना लीटर ब्लड जा रहा है, 5 लीटर ब्लड जा रहा है। अब देखिए हमारा जो रक्त है वो अपने आप में कैसा है, 100%। हमारा जो रक्त है वो अपने आप में कैसा है, हमारा जो रक्त है वो अपने आप में कैसा है, 100% है। इस रक्त के अंदर हमें क्या मिलेंगे, कुछ ठोस कण मिलेंगे, कुछ ठोस पदार्थ मिलेगा और एक कुछ द्रव पदार्थ मिलेगा। जो ठोस होगा वो कितना परसेंट बनाएगा, 45%, और जो द्रव होगा वो कितना परसेंट बनाएगा, 55%। इस द्रव में हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। इस द्रव में हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा। और इस ठोस में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ कण पढ़ते हैं। ये कण कितने प्रकार के मिलेंगे, हमें 3 प्रकार के मिलेंगे। एक लाल कण मिलेंगे, एक श्वेत कण मिलेंगे, और एक को हम बोलेंगे क्या, बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स। तो अगर इधर बात करें तो प्लाज्मा कैसा होगा, तरल, यानी कि ये किस रूप में मिलेगा, हमें द्रव के रूप में मिलेगा। और रक्त कणिकाएं हमें किस रूप में मिलेंगी, ठोस। तो ठोस कितना हो गया हमारे पास, 45%, और द्रव हमारे पास क्या आ गया, 55%। ठीक है। अगर हम इस द्रव की बात करें, यानी कि हम इस प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा किस अवस्था में मिलेगा, हमें द्रव में मिलेगा। ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर हमें 90 से 92% तो क्या मिल जाएगा, जल। 90 से 92% क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। लेकिन जितने भी 8% रह गया वो हमें क्या मिल जाएंगे, लगभग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि हमें क्या मिल जाएंगे, प्रोटीन। हमें क्या मिल जाएंगे, प्रोटीन। तो ये बात तो होगी प्लाज्मा की, जो हमें द्रव अवस्था में मिलेगा, जिसमें 90 से 92% हमें क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, और जितना 8% रह जाएगा वो कार्बनिक या अकार्बनिक क्या हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे। अब इस रक्त कणिका में पे आ जाएंगे, जो किस रूप में मिलेगी, हमें ठोस रूप में मिलेगी, जिसमें हमें पास आएगा रेड ब्लड सेल यानी कि RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। देखते हैं एक बार, ये देखो, ये रक्त को कितने भागों में बांटा, 2, एक द्रव भाग और एक कैसा भाग है, ठोस भाग। इस द्रव भाग को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा। इस द्रव भाग को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा। इस द्रव भाग को हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा। और ठोस में क्या आ जाएंगी, रक्त कणिकाएं। ठोस में क्या आ जाएंगी, रक्त कणिकाएं। ठोस में क्या आ गई हमारे पास, रक्त कणिकाएं। ये कितना परसेंट बना रहा है, 55%, और ये कितना बना रहा है, 45%। इस प्लाज्मा में हमें 2 भाग मिल रहे हैं, कौन से, एक तो 90 से 92% क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है। जितना 8% रह जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ यानी कि प्रोटीन। अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, और दूसरी क्या मिल जाएगी हमें, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC। तीसरा हमें क्या मिल जाएगा, बिंबाणु यानी कि जिसे हमने क्या बोल दिया, प्लेटलेट्स। ये आ गया हमारे पास रक्त। अब इन्होंने कहा, ये देखो, ये हमें दिया हुआ है क्या, हमारे रक्त के अंदर हमारे पास क्या है, RBC। फिर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार हैं। और थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, प्लेटलेट्स। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, प्लेटलेट्स। अगर मैं बात करूं किसकी, आरबीसी की, अगर मैं बात करूं किसकी, आरबीसी की, यानी कि लाल रक्त कणिका, तो जो आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके पास एक ऐसी कोशिका है जिसके पास केंद्रक नहीं होता, जिसके पास केंद्रक नहीं होता। ठीक है, देखो अगर मैं आरबीसी की बात करूं, यानी कि लाल रक्त कणिका, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो सबसे पहला ये ऐसी कोशिका है जिसके पास केंद्रक नहीं होता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके पास केंद्रक क्या मिलेगा, अनुपस्थित मिलेगा। इसके पास केंद्रक क्या मिलेगा, अनुपस्थित। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि शेप है वो कैसी मिलेगी, उभयावतल आकार। कैसा आकृति मिलेगी, उभयावतल आकृति मिलेगी इसकी। इसका वजन कितना होएगा, वयस्क में तो 12 to 16 ग्राम मिलना चाहिए, और अगर मिलीमीटर में देखूं तो 5 से 5.5 मिलियन पर मिली क्यूब मिलना चाहिए पर 100 ml के अंदर। ठीक है, अब इसका रक्त का रंग कैसा मिलता है हमें, लाल, किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, केंद्रक अनुपस्थित होएगा, उभयावतल शेप की मिल जाएगी, वेस्ट के अंदर 12 से 16 ग्राम हो जाएगा। इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल होएगा, किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। फिर इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य क्या होगा, गैसों के गमन में सहायक। ठीक है, गैसों के गमन में सहायक। अब इसका जो निर्माण होगा, इसका निर्माण किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा में। अगर पूछें कि कब्रिस्तान कौन है आरबीसी का, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्प्लीन या फिर प्लीहा, जिसे क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान। जितनी भी आरबीसी जितनी भी है वो डेड होके कहाँ चली जाएंगी, कब्रिस्तान में। और इसका जो लाइफ स्पैन है यानी कि जो इसका जीवन काल है वो कितना मिलेगा हमें, इसका जीवन काल मिलेगा कितना, 120 दिन का। 120 दिन बाद जो आरबीसी है वो नई बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट पढ़ लिए हमने आरबीसी के, और इसका काम क्या होएगा, गैसों के गमन में सहायक होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी होगी हमारे पास। फिर हमारे पास आई क्या, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी देखते हैं एक बार। पहले प्लेटलेट्स देख लेते हैं। प्लेटलेट्स, जिसका एक और नाम क्या दिया हुआ है हमें, बिम्बाणु। प्लेटलेट्स के अंदर क्या होएगा, केंद्रक क्या होएगा, केंद्रक उपस्थित
इसका जीवन काल कितना होगा? प्लेटलेट्स का जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होएगा? 7 से 10 दिन तक, यानी कि अपने बोल सकते हैं 1 सप्ताह। कितनी नंबरिंग मिलेगी? 1,50,000 से 3 लाख मिलीमीटर पर क्यूब मिल सकती है, यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख तक मिलेगी। अब जो प्लेटलेट्स है ये बनेगी कहाँ? लाल अस्थि मज्जा में एक विशेष कोशिका मिलेगी, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट किसको बनाने का काम करेगी? प्लेटलेट्स को। किसका बनाने का काम करेगी? प्लेटलेट्स को, यानी कि बिंबाणु को बनाने का काम करेगी। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होगा? ये क्या करेगी? रक्त का क्या बनाएगी? थक्का बनाएगी। क्या बनाएगी? रक्त का थक्का बनाने का काम होगा इसका। क्या करना? रक्त का थक्का बनाना, ये इम्पोर्टेंट है। थक्का कैसे? अगर हमारे कहीं पर चोट लग जाए, चोट लगने के बाद रक्त बहता रहेगा, लेकिन उसको उसी टाइम रोकने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की नंबरिंग कम हो जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर रक्त थक्का नहीं बनाएगा, रक्त बहता रहेगा, और रक्त की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? रक्त की कमी को अपने क्या बोलते हैं? रक्त की कमी होना क्या हो जाएगा? एनीमिया। रक्त की कमी होना क्या हो जाएगा? एनीमिया। और ये कब होगा? जब ये प्लेटलेट्स पूरी तरह से काम नहीं करेगी। अब हमारे पास अगला आया क्या? श्वेत रक्त कणिका, जिसे हमने क्या बोला? WBC। अब ये WBC हमें 2 प्रकार की मिलती है। एक मिलेगी कणिकाम्य, और एक हमें क्या मिलेगी? अकणिकाम्य। कणिकाम्य और अकणिकाम्य 2 प्रकार की मिलेगी। अब जो कणिकाम्य है ये आगे से कितने प्रकार की मिलेगी हमें? 3 प्रकार की। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है। और ये हमें कितने प्रकार की मिलेगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसमें से लिम्फोसाइट भी आगे कितने प्रकार की मिलेगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हमारे पास WBC के कितने प्रकार हो गए? 2, कणिकाम्य और अकणिकाम्य। कणिकाम्य कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और अकणिकाम्य कितने प्रकार की मिलेगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिसमें से लिम्फोसाइट कितने प्रकार की मिलेगी आपको? 2 प्रकार की। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। डन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या दिया हुआ है? इनके बीच में अंतर। लाल रक्त कणिका में यानी कि WBC, फिर RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब किस बेस पर देखते हैं हम? इसकी औसत आयु हमें कितने मिलेगी? इसकी 120 दिन, इसकी 12 से 20 दिन, और इसकी कितनी मिलेगी? 10 दिन या सप्ताह भी लिखा हुआ आ सकता है। इसकी मिलेगी 12 से 20 दिन। अब
लाल रक्त कणिका का रंग कैसा मिलेगा? लाल मिलेगा, क्योंकि इसके पास क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। इसका काम क्या होएगा? सिर्फ क्या करवाना? प्रतिरक्षा, यानी कि हमारे को क्या प्रोवाइड करवाना? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, प्रतिरक्षा का काम मिलेगा। अगर हमारे शरीर पर किसी बाहरी कण का अटैक हुआ है, जैसे जीवाणु का या फिर वायरस का, तो क्या होगा? ये WBC क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी और बाहर से आए हुए किसी भी कण को मारने में सहायक है। इसीलिए इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम दिया हुआ है। इसे क्या कहते हैं? सैनिक। इसे क्या कहते हैं? सैनिक। और हमें पता है कि विषाणु का काम क्या होगा? रक्त का क्या करना? थक्का जमाना। अगर थक्का नहीं जमेगा तो रक्त क्या होएगा? बहता ही रहेगा। रक्त का कार्य क्या है? ब्लड का काम क्या है? हमें पता लग गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण करवाना, यानी कि ऊतकों के मध्य, यानी कि गैसों का गमन, RBC वाला, यानी कि रक्त का कार्य है। पोषक तत्वों का परिवहन, हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व है वो रक्त से किस में जाएंगे? रक्त से किस में जाएंगे? अंग में जाएंगे, और अंगों में जाके उनका क्या होगा? कार्य होगा। फिर शरीर का क्या करना? pH को नियंत्रण करना, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण रखना, और हमें क्या देना? प्रतिरक्षा प्रदान करना। और जितने भी हार्मोन हैं, ये सारे हार्मोन किसके अंदर आते हैं? सीधा रक्त में आते हैं। और हार्मोन कौन स्रावित करता है? हमें पता है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन। और ये हार्मोन सीधा किस में आएंगे? हमारे रक्त में आएंगे। तो हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार परिवहन किसके द्वारा होएगा? रक्त द्वारा। अब हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर क्या बनते हैं? खाना खाने के बाद रक्त में बनेगा नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी उत्सर्जीय पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जीय पदार्थ बनेंगे। ये नाइट्रोजनी उत्सर्जीय पदार्थ किस में जाते हैं? हमारी किडनी में जाते हैं, यानी कि हमारे वृक्क में जाते हैं। वहाँ से इसका परानिस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन होकर क्या बन जाएगा? यूरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूरिन। तो जितने भी उत्सर्जीय पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायक होगा? हमारा रक्त। क्लियर हुआ इतना? अब आया हमारे पास हमारा हृदय। हमारा हृदय यानी कि हमारा हार्ट। हृदय, हृदय कितना होता है? सिर्फ मुट्ठी में आ जाए उतना होगा। हृदय क्या होगा? जितना मुट्ठी में आ जाए उतना होगा। ये जो हमारा हार्ट है ये मुट्ठी जितने आकार का है, हमारे हाथ की मुट्ठी जितनी आकार का है। इसका वजन हमें दिया हुआ है। इसका वजन हमें कितना दिया हुआ है? 300 ग्राम। इसका वजन क्या आएगा? 300 ग्राम। और ये हमारे कहाँ पर उपस्थित होता है? बाईं ओर। वैसे तो फेफड़ों के बीच में होता है, थोड़ा सा इसका झुकाव होगा, वो बाईं ओर होगा। तो ये क्या होगा? दोनों फेफड़ों के बीच में पड़ा है। ये हमारे क्या होंगे? दोनों फेफड़े हैं। और यहाँ पर हमारा हार्ट पड़ा है, लेकिन वो किस तरफ उसका झुकाव है? बाईं ओर उसका झुकाव है। अब इसका काम क्या होएगा? पंपिंग करवाना। हार्ट का काम क्या है? रक्त का क्या करना? पंप करना। रक्त को पंप करने के कारण इसे क्या बोला जाता है? पंपिंग स्टेशन। अब अगर हम बात करें एक रफली में, ये जो हमारा हार्ट है इसके अंदर 4 कक्ष होते हैं। हमें वैसे तो क्या मिलेंगे? हमें आलिंद और निल्य। रक्त के अंदर आलिंद मिलता है और निल्य मिलता है, लेकिन दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्य और बायां निल्य। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? दायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद। फिर क्या आएगा? दायां निल्य और बायां निल्य। देखो ये भी दायां बायां और ये भी दायां बायां। ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे? आलिंद के हो जाएंगे, और नीचे वाले दोनों किसके हो जाएंगे? निल्य के। तो 2 आलिंद मिलते हैं और 2 ही निल्य मिलते हैं। 2 आलिंद हैं और 2 निल्य हैं। ऊपर वाले दोनों क्या होंगे? आलिंद होंगे, और नीचे वाले दोनों कैसे होंगे? निल्य होंगे। लेकिन दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्य और
बायां नील्य। ये डायग्राम दिया हुआ है जिसे हम खुद बनाएंगे, जिसे हम खुद बनाएंगे। देखो ये हमारा हृदय है। हृदय के कितने बना लिए, चारों कक्ष बना लिए, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नील्य और बायां नील्य। अब ऊपर वाली ये क्या करेगी, जितना भी हमारा ऑक्सीजन, जितना भी हमारा क्या होएगा अनऑक्सीकृत रक्त है उसको लेके आने का काम करेगी। ये इसे हमने क्या बोल दिया, वेना कावा। ठीक है, ये ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा, और इसे हमने क्या बोल दिया, निम्न महाशिरा। जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त है, जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त है ऊपरी भागों से और निचली भागों से किस में आएगा, दाएं आलिंद में, जिसको मैं CO2 लिख रही हूँ। CO2 का मतलब है ये पूरा चैम्बर भर जाएगा किससे, अनऑक्सीकृत रक्त से। अब इसके पास नीचे की तरफ क्या मिलेंगे, 3 वलन मिलेंगे, जिसे गेट बोल दिया, यानी कि हमने बोल दिया क्या, त्रिवलन कपाट। इसे हमने क्या बोल दिया, त्रिवलन कपाट। अब जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त था इसके खुलने से सारा अनऑक्सीकृत रक्त किस में आ गया, दाएं नील्य में आ गया। किस में आ गया, दाएं नील्य में आ गया। अब ये रक्त ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक और वोल्व मिल जाएगा, एक और गेट मिल जाएगा, जिसे हमने नाम दे दिया क्या, अर्ध चंद्राकार कपाट। इसे हमने क्या नाम दे दिया, अर्ध चंद्राकार कपाट। इसके खुलने से जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त था वो सारा कहाँ चला जाएगा, बाहर, इस ट्यूब के द्वारा। इस ट्यूब का नाम, यानी कि ये सारा रक्त कैसा है, अनऑक्सीकृत रक्त। इसे हमने क्या बोल दिया, अनऑक्सीकृत रक्त बाहर चला जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी से सारा रक्त क्या हो गया, बाहर। अब बाहर पड़े हैं क्या, बाहर पड़े हैं हमारे फेफड़े। बाहर क्या है इसके, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, इसके बाहर क्या पड़े हैं, फेफड़े। तो ये अनऑक्सीकृत रक्त को क्या कर देंगे, हमारे फेफड़े शुद्ध कर देंगे। अनऑक्सीकृत रक्त को क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। अनऑक्सीकृत रक्त कैसा आ गया, शुद्ध आ गया, यानी कि अब किस में बदल गया, ऑक्सीकृत में। अब किस में बदल गया,
ऑक्सीकृत में बदल गया। तो जितना भी ऑक्सीजन वाला रक्त था वो सब इन पाइप्स के थ्रू किस में आ जाएगा, बाएं भाग में। किस में आ गया, बाएं भाग में आ गया। इस बाएं भाग में आने वाली इन दो पाइप को हमने क्या बोल दिया, फुफ्फुसीय शिरा। इसे क्या बोल दिया, फुफ्फुसीय शिरा। और जिस ये जो वॉल्व हमें दिखाया था ये कौन सा था, वो त्रिवलन था। तो ये हमें कैसा मिलेगा, द्विवलन। द्विवलन जैसे ही खुलेगा सारा ऑक्सीजनित रक्त किसके अंदर आ जाएगा, इस बाएं निल्य में आ गया। अब ये वापस अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ ये किस में चला जाएगा, महाधमनी में। कहाँ चला जाएगा, महाधमनी से जाता हुआ शरीर के अंगों तक चला जाएगा। तो ये संरचना हुई किसकी, हमारे हृदय की, जिसमें 4 कक्षक मिलेंगे, दायां लिंद, बायां लिंद, दाईं निलय, बाईं निलय। जो दाईं साइड है वहां पर एक कपाट मिलेगा जिसे त्रिवलन कपाट कहा। बाईं साइड जो कपाट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, द्विवलन कपाट, या फिर इसका एक और नाम दिया हुआ है मिट्रल कपाट। इसका एक और नाम दिया हुआ है क्या, मिट्रल कपाट भी कहते हैं इसे। तो एक बार कैसा रक्त बाहर जा रहा है, अनऑक्सीकृत, और एक बार कैसा रक्त बाहर जा रहा है, ऑक्सीकृत। तो 2 तरह का रक्त जाने के कारण इसे क्या बोला जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसे क्या बोला जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसे क्या बोलेंगे अपने, दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक बार अनऑक्सीकृत, एक बार ऑक्सीकृत रक्त जाएगा, इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, दोहरा परिसंचरण तंत्र। यही दिया हुआ है इसके अंदर क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा दायां आलिंद, ये क्या हो जाएगा हमारा दायां आलिंद, ये कैसा हो जाएगा बायां आलिंद, ये दायां निल्य, और ये कैसा हो जाएगा बायां निल्य हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ है इसके अंदर। अब ये हमारा हृदय दिया हुआ है, इस हृदय में दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निल्य, बायां निल्य। अब यहाँ से जो रक्त निकलेगा, ये जो रक्त बाहर की तरफ आ रहा है, ये कहाँ से होता हुआ जाएगा, ये सारा ऑक्सीजन रक्त है, ये कैसा होएगा, सब धमनी को देता हुआ ये वापस शरीर के अंगों से क्या लेता हुआ, CO2 लेता हुआ, ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और वापस लेता हुआ किस में आएगा, हृदय में आएगा। तो फेफड़े कैसा रक्त देंगे, ऑक्सीजनित, और फेफड़ों तक आएगा कैसा, अनऑक्सीजनित। फेफड़ों तक कैसा आएगा, अनऑक्सीजनित रक्त आएगा। और फेफड़े इसे प्योर करके क्या भेजेंगे, हमारे हृदय तक भेजेंगे, ताकि शुद्ध रक्त फिर कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के अंगों तक जाता हुआ ऑक्सीजन देगा। इसके अंदर बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा क्या, ये हमारा हार्ट है जिसके हमें दिया हुआ है ये दायां आलिंद, और ये क्या दिया हुआ है हमें, बायां आलिंद। ये बायां आलिंद, ये दायां निल्य, ये दायां निल्य, और ये क्या हो जाएगा, बायां निल्य। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि यहाँ से जो ऑक्सीकृत रक्त आ रहा है, यानी कि जो ये ऑक्सीकृत रक्त है, ये ऑक्सीकृत रक्त है, ये ऑक्सीकृत रक्त कहाँ जाएगा, शरीर के सभी कोशिकाओं में, यानी कि शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन देगा, और बदले में क्या ले लेगा, शरीर के भागों से CO2 लेना, ले ली। अब लेते हुए किस में डाल देगा, दाएं भाग में डाल देगा, डाल दिया। दाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त आएगा, अनऑक्सीकृत। कैसा रक्त आएगा, अनऑक्सीकृत। और यहाँ पर कैसा रक्त आएगा, बाएं भाग में कैसा आएगा, ऑक्सीकृत। तो अनऑक्सीकृत को ऑक्सीकृत में बदलने का काम किसका है, हमारे फुफ्फुस यानी कि हमारे फेफड़ों का है। फेफड़ों का काम आएगा इस CO2 को किस में बदल देना,
ऑक्सीजन में बदल देना। तो इस प्रकार हमारे हृदय में कैसा परिसंचरण होगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक बार तो कैसा रक्त जा रहा है, ऑक्सीकृत सर्किल हो रहा है, और एक बार कैसा हो रहा है, अनऑक्सीकृत। एक बार ऑक्सीकृत और एक बार अनऑक्सीकृत, इसीलिए इसे कैसा बोला जाएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। आई होप सो कि आप सभी को हृदय, हमारा रक्त का जो पूरी कंपोजिशन है कि हमारा रक्त किस किस से मिलकर बना हुआ है, हमारे हृदय की संरचना कैसी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया होगा। और एक काम और करना है आपको, क्या, ये जो हृदय का जो चित्र है उसको खुद बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से उसको पूरा नाम के साथ क्या बना सकें, पूरा डायग्राम बना सकें। तो हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।